बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब के केस की जो समाअत थी 15 जून की समाअत। यहाँ मैं आपको ये ज़रूर बताता चलूँ कि 200 मिनट से ज़्यादा की ये समाअत थी, यानी तकरीबन कोई 3.5 घंटे से कुछ कम पे मुश्तमिल ये समाअत थी और बहुत इंपॉर्टेंट समाअत थी। बहुत से पॉइंट्स थे, बहुत कुछ था, इसलिए एक वीडियो में वो सब बताना मुमकिन नहीं होगा। मैं कोशिश करूंगा कि कोई 3 वीडियोस के अंदर तमाम समाअत का जो अहवाल है, अहम पॉइंट्स हैं, वो आपको आपके सामने रख दूं। लेकिन सबसे पहले मैं इस वीडियो में जो बात करूंगा वो उस पॉइंट पे बात करूंगा जिसकी इस वक्त गूंज आपको सोशल मीडिया पे ख़ास तौर पे सुनाई दे रही है और बहुत ज़्यादा बात की जा रही है। जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मकबूल बाकर साहब के रिमार्क से हुकूमत को जो उन्होंने वार्निंग दी है कि आप तैयार रहें नताइज का सामना करने के लिए। अल्फाज क्या थे, रिमार्क्स क्या थे, फ़रोग नसीम साहब का क्या रद्द अमल था, उस सब पे हम बात करेंगे आखिरी 20 मिनट पे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिरी 20 मिनट में क्या जो है ऐसी चीज़ें हुई और उसके बाद अगली वीडियोज़ में बाकी चीज़ों पर बात करेंगे। जब जज की साख के हवाले से बात कर रहे थे फ़रोग नसीम साहब, तो उस वक्त मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि ये सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया अकाउंट्स को कंट्रोल किया जाता है, सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाए जाते हैं। अगर आप कहते हैं कि किसी जज की साख ख़राब हो जाए तो वो जज पाबंद हो जाता है कि उसको क्लैरिफाई करे, तो यहाँ पे तो बहुत आसान है कि आप कुछ अकाउंट्स को कहें कि वो एक कंपेन शुरू करें किसी जज के ख़िलाफ़ और उनको बुनियाद बनाकर आप कह दें कि क्योंकि सोशल मीडिया पे ये बात चल रही है, जज की साख जो है वो ख़राब हो गई है, तो आप जज इस चीज़ का जवाब दें। तो इस पर फ़रोग नसीम साहब का जवाब ये था कि अगर सोशल मीडिया अकाउंट्स पे प्रोपेगेट किया जाता है किसी फेक न्यूज़ को या फेक चीज़ को बुनियाद बनाकर, तो फेक न्यूज़ हमेशा फेक न्यूज़ रहती है। जितना मर्जी प्रोपेगेंडा कर लें, फेक चीज़ फेक ही रहती है। यहाँ पे मसला कोई फेक न्यूज़ का नहीं है, किसी इल्ज़ाम का नहीं है, हक़ाइक़ का है, तस्लीम शुदा हक़ाइक़ का है। और तस्लीम शुदा हकीकत यह है कि जज साहब की बीवी बच्चों की जायदादें सामने आई हैं। बच्चे इस काबिल नहीं थे कि उनके पास सोर्सेज होते, उनका इंडिपेंडेंट कोई सोर्स होता। बच्चे उस वक्त कॉलेज या यूनिवर्सिटी में थे, या जब एक प्रॉपर्टी खरीदी गई तो उस वक्त वो यूनिवर्सिटी से फारिग ही हुए थे, कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं था। और अहलिया जो हैं उन्होंने अपने टैक्स रिटर्न्स में, वेल्थ स्टेटमेंट में इन प्रॉपर्टीज़ को डिक्लेयर नहीं किया और जज साहब भी बताने से इनकार कर रहे हैं कि मैं नहीं बताऊंगा। तो इसलिए ये मामला उस तरह का नहीं है, ये मामला बहुत तशवीशनाक है। और अगर ये बात कही जाए कि सुप्रीम कोर्ट का जज ये कहता है कि मेरी बीवी बच्चे के जो बच्चों के जो असासे सामने आए हैं मैं उसका जवाब नहीं दूंगा, तो ये बहुत ही बुरा तासुर होगा लोगों के अंदर। इसके बाद जस्टिस उमर रज़ा बंदयाल साहब का ये कहना था कि क्रूशल जो चीज़ है वो यही है कि सोर्स कहाँ से था, क्या सोर्स क्या था। और जज साहब ये कहते हैं कि अगर आपने सोर्स के बारे में पूछना है तो मेरी अहलिया से पूछें। और मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि अगर एक खामिन ये कहता है कि मुझे नहीं मालूम कि मेरी बीवी ने कैसे और ये असासे और जायदादें बनाई हैं और वो इंडिपेंडेंट है, जाके उससे पूछें, तो फिर आपका क्या जवाब होगा? आप कैसे उसको कह सकते हैं कि आप ही बताएं? और इसी तरह के कुछ रिमार्क्स थे, वो आपको मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि उसका पूरा आपको तनाजुर बताऊंगा। जहाँ मंसूर अली शाह साहब ने यह भी कहा कि अगर एक खामिद अपनी बीवी से पूछता है कि मुझे इस बारे में बताओ और बीवी कह देती है मैं नहीं बताती, कि मेरा अपना मसला है, ज़ाती मसला है, मेरा इस्तेकाक है, मैं तुम्हें बताऊं या ना बताऊं, तो फिर खामिद कैसे पाबंद है या किस कानून के तहत खामिद जो है वो बीवी से ज़बरदस्ती जो है वो पूछ सकता है कि नहीं तुम मुझे बताओ। फिर उसके बाद जब ये कहा मंसूर अली शाह साहब ने कि अगर जज ये कहता है कि मुझे नहीं पता, तो फिर आप कैसे जज को कह सकते हैं कि वो लाजमी बताए। तो फ़रोग नसीम साहब का कहना था कि फ़ाइज़ ईसा साहब का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने ये केस नहीं था कि मुझे नहीं पता, बल्कि उनका केस तो ये था कि मैं नहीं बताता। और ये भी कहा फ़रोग नसीम साहब ने कि बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि मियाँ बीवी के तल्लुकात मुनासिब नहीं होते, अच्छे नहीं होते और बीवी बहुत कुछ नहीं बताती खामिद को। लेकिन यहाँ ये केस नहीं है। फ़ाइज़ ईसा साहब का केस ये नहीं है कि मेरी बीवी मुझे नहीं बता रही, बल्कि वो तो ये कह रहे हैं कि मैं नहीं बताऊँगा, तो वो तो ये कह रहे हैं कि मैं नहीं बताऊँगा। तो उनका केस ये नहीं है कि मुझे बीवी नहीं बता रही, उनका केस यह है कि मैं नहीं बताऊंगा। उसके बाद मंसूर अली शाह साहब ने कुछ सवाल किए और उसका फिर उन्होंने कुछ सवाल एक और याहिया अफरीदी साहब ने किया, तो उसका उन्होंने कहा जी मैं ये लिख लेता हूँ और मैं इसका जवाब दूंगा। तो मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि मेरे भी सवालात की एक पूरी लिस्ट है आपके पास, लेकिन आपने अभी तक उन सवालात का जवाब नहीं दिया। तो फ़रोग नसीम साहब का कहना था कि मैं ज़रूर इनका जवाब दूंगा। फिर उसके बाद उमर रज़ा बंदयाल साहब जो कि इस मैच को हेड कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि हमें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के दायरा इख्तियार का भी पता है, हमें अंदाज़ा है कि उनका दायरा इख्तियार क्या है, लेकिन यहाँ पे जो बुनियादी जो सवालात हैं उन सवालात का अभी तक आप उस तरह से जवाब नहीं दे रहे। और आपने अभी इसमें भी बात बताना है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने जो रेफरेंस गया है वो मालूमात थी, और वही सवाल जो पहले वो कर चुके हैं कि अगर रेफरेंस को हम क्वैश कर देते हैं तो फिर वो जो मालूमात
सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने पहुंच गई हैं। क्या वो खुद नोटिस की जो उनके इख्तियारात हैं, क्या उसके तहत वो इस मामले को आगे बढ़ा सकते हैं या नहीं बढ़ा सकते। फिर उसके बाद कहा उन्होंने, फ़रोग नसीम साहब ने, उनको ये कहा गया कि आप जो हमें बता रहे हैं, पब्लिक ट्रस्ट की बात बता रहे हैं, सेक्रेटरी ट्रस्ट की बात बता रहे हैं, आप जनरलाइज चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन आप जनरलाइज चीज़ों की बजाय स्पेसिफिक चीज़ों पर आएँ। आपने जो अदालती फैसले पढ़े, इंडिया के पढ़े, कनाडा के पढ़े, दीगर पढ़े, आप स्पेसिफिक आएँ, आप जनरलाइज चीज़ों पे ना जाएं। आप स्पेसिफिक हमें बताएं कि किस कानून के तहत जज साहब पर ये ऑब्लिगेशन थी कि जज साहब अपनी बीवी के असासे जो हैं वो जज साहब जो है वो डिक्लेयर करते। उमर रज़ा बंदयाल साहब ने कहा कि ये बात हम आपकी मानते हैं कि जज की बीवी और बच्चे अगर जज साहब की वजह से पर्क्स एंड प्रिविलेजेस इंजॉय कर रहे हैं तो फिर जाहिर है कुछ और भी उन पर जिम्मेदारियाँ आती हैं, और आपकी ये बात भी हम मानते हैं कि जज जो है उसका वो लोगों का जो एतमाद है जजेस के ऊपर, वो बाकी जिन लोगों के ऊपर एतमाद होता है उन सबसे बालातर है। और ये बात भी आपकी दुरुस्त है कि जज की जो आपने कुछ फैसले पढ़े कि जज की जो प्राइवेट लाइफ है वो कभी कभी पब्लिक जो उसकी लाइफ है पब्लिक में उसको इम्पिंच करती है। ये बातें हम आपकी मानते हैं, लेकिन आप यहाँ पे कुछ जो है फैक्ट्स जो है वो मुतनाज़िया हैं। उन्होंने फ़रोग नसीम साहब ने कहा कि क्या फैक्ट्स मुतनाज़िया हैं, तो उमर रज़ा बंदयाल साहब ने कहा कि यही कि आप कहते हैं कि ये जो बीवी के प्रॉपर्टीज़ हैं ये जज साहब बताएं। जज साहब कहते हैं कि आप बीवी से जाके पूछें, और टैक्स प्रोसीडिंग आपने स्टार्ट कर दी हैं तो आप जाएं और टैक्स प्रोसीडिंग को आगे बढ़ाएं। और अगर टैक्स प्रोसीडिंग में बीवी नहीं बता सकती तो फिर आप जज साहब तक आएँ, पहले आप उनकी जो है वो उनसे पूछें, आप कम अज़ कम एहलियत से तो पूछें। यही बात मंसूर अली शाह साहब कर रहे हैं कि जब आपने टैक्स प्रोसीडिंग शुरू कर दी है तो आप टैक्स प्रोसीडिंग में पहले जाके और आप बीवी से पूछें। उमर रज़ा बंदयाल साहब का कहना यह था कि हम मफरूज़ों और तवक्कुआत की बुनियाद पर किसी जज को चैलेंज करने की इजाज़त जो है वो नहीं दे सकते। और ये बात ध्यान में रखें कि आपका जो केस है उसमें बदनीयती का इल्ज़ाम आपने बददयानती का इल्ज़ाम नहीं लगाया, आपने करप्शन का इल्ज़ाम नहीं लगाया। और ये भी यही वजह है कि तमाम बार काउंसिल्स, बार एसोसिएशन जो हैं वो जज साहब का दिफा कर रही हैं, उनके हक़ में हमारे सामने मौजूद हैं। बार एसोसिएशन, बार काउंसिल जो हैं वो हमारे सामने बहुत सी मालूमात और बहुत सारी रिपोर्ट्स लाती हैं, और हम ये चाहते हैं कि मामला हल हो, किसी तरफ जाए, कोई तवाज़ुन पैदा हो। हम ये नहीं कर सकते कि हम केस सुनते रहें और मामला किसी तरफ ना जाए। हम चाहते हैं कि ये मामला हल हो। हम नहीं चाहते कि मज़ीद 9 माह जो है इसकी समाअत जो है वो जारी रहे। उन्होंने कहा कि आपने 116 से अपने आप को अलग कर लिया है। 116 में जो है वो कोई ऑब्लिगेशन नहीं है जज साहब के ऊपर कि वो बीवी बच्चों के भी असासे डिक्लेयर करते, और आपने उससे ख़ुद को अलग कर लिया है ये कहकर कि वो रेफरेंस के पॉइंट्स में से एक पॉइंट है, आपका पूरा रेफरेंस आपके मुताबिक उस पर बेस नहीं करता। और अगर आप ये चाहते हैं कि हम 116 के ऊपर फैसला दे दें तो ये 10 रुकनी बेंच के लिए मुमकिन नहीं है कि हम डायरेक्ट ही इसके ऊपर को फैसला दे दें। ये टैक्स कवानीन के तहत अगर इसकी इंटरप्रिटेशन होनी है, तशरीह होनी है, तो ये फिर रेफरेंस ट्रिब्यूनल, फिर उसके बाद हाई कोर्ट से होता हुआ सुप्रीम कोर्ट के पास आना चाहिए। ये मुनासिब नहीं होगा कि सुप्रीम कोर्ट का 10 रुकनी बेंच जो है बरह रास्त इसके ऊपर जो है वो कोई फैसला सुना दे। तो ये जो एक तरीकाकार है उसके मुताबिक आना चाहिए। और ये भी कहा उमर रज़ा बंदयाल साहब ने कि आप शोकाज नोटिस की बुनियाद बनाकर आप अपना केस बिल्ड करना चाहते हैं। इससे हमें ये तासुर मिल रहा है कि रेफरेंस का केस आपका बहुत कमज़ोर है, इसलिए आप शोकाज नोटिस की बुनियाद बना के केस आगे बढ़ाना चाहते हैं। फ़रोग नसीम साहब का कहना यह था कि मेरा केस ही यही है कि शोकाज नोटिस जारी हो चुका है, तो अब सुप्रीम कोर्ट का 211 के तहत दायरा इख्तियार नहीं है, सुप्रीम कोर्ट को अब ये मामला जो है वो नहीं सुनना चाहिए। दरमियान में कुछ और भी चीज़ें थी, लेकिन मैं बराह रास्त उस पर आता हूँ। मैं कोशिश ये करता हूँ कि जो मंसूर अली शाह साहब की बात थी और मकबूल बाकर साहब की बात थी, मैं आपको वो लफ्ज़ ब लफ्ज़ उनका पढ़ के बता देता हूँ कि उनकी क्या बात थी हुकूमत को, जो उन्होंने एक वार्न किया है, ताकि आपको जब ये मैं पढ़ के सुनाऊँगा तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि उनकी बात क्या थी। मंसूर अली शाह साहब ने ये कहा कि एक तरफ तो जजेस जो हैं यकीनन काबिल एहतसाब हैं, तो हुकूमत भी काबिल एहतसाब है। अगर हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि रेफरेंस ठीक नहीं है तो फिर एहतसाब तो आगे तक जाएगा, एहतसाब का मामला जो है वो बहुत आगे तक जाएगा। फ़रोग नसीम साहब ने कहा कि बिल्कुल अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। और उन्होंने कहा कि इशू ये भी है कि जब से हमने ये रेफरेंस भेजा है, सदर ने ये रेफरेंस भेजा है, उस वक्त से सदर, वज़ीर-ए-आज़म, मैं यानी उस वक्त जो वज़ीर कानून था और जितने लोग थे इसमें वो सब ऑन ट्रायल हैं। पर उन्होंने ये कहा कि
प्रॉपर्टीज़ जज साहब की हैं, उनकी बीवी की हैं, उनकी बच्चों पर की हैं और ट्रायल पर हम हैं। हम हर चीज़ का सामना करेंगे, हर चीज़ का जवाब देंगे। मकबूल बाकिर साहब जिन्होंने पहले ये कहा था कि ये बात ध्यान में रखें कि एक मुंतखब हुकूमत को घर भेज दिया गया था जजों की जासूसी करने पर, तो मकबूल बाकिर साहब ने ये कहा कि बदनीयती का मामला बहुत 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 संजीदा है, ये बहुत संगीन मामला है और इसके बहुत जो हैं वो बहुत नताइज होंगे। फ़रोग नसीम साहब ने कहा कि बिल्कुल नताइज होंगे, बिला इम्तियाज़ होंगे और जो नताइज हैं वो इधर भी होंगे उधर भी होंगे। जजेस की तरफ उन्होंने इशारा करके कहा कि इधर भी होंगे उधर भी होंगे, नताइज तो दोनों तरफ होंगे, क्योंकि ज़ाहिर है वो शायद फ़रोग उनकी तरफ इशारा कर रहे थे फाइज़ साहब की तरफ कि वो जज हैं तो उनकी तरफ भी होंगे। और उन्होंने कहा कि मैंने पहले दिन लिख कर दिया था और अब भी मैंने लिख कर दिया है, और वो जो मैंने लिख के दिया है उसको आप पढ़ लें तो उसमें तमाम चीज़ें मौजूद हैं, मैंने ये लिख कर दिया हुआ है इन सारी चीज़ों को। तो ये वो रिमार्क्स थे जिनके ऊपर अब बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि मंसूर अली शाह साहब ने जो कहा है कि हुकूमत का भी एहतसाब होगा और मामला बहुत आगे तक जाएगा। तो इन रिमार्क्स और इन ऑब्जर्वेशंस को बुनियाद बनाकर वो बात की जा रही है। अब मैं कुछ और चीज़ों पे आता हूँ, बाकी अगली वीडियोज़ में बात करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर शोकाज नोटिस जो है, अगर रेफरेंस की जो है वो रेफरेंस की बुनियाद ही ख़त्म हो जाती है तो ये कानून है कि जब किसी चीज़ की बुनियाद हिल जाती है तो ऊपर जो स्ट्रक्चर होता है वो सारा गिर जाता है। तो अगर रेफरेंस ही हम क्रैश कर देते हैं तो फिर इस शोकाज नोटिस की तो कोई कानूनी हैसियत नहीं रहेगी। ये कहना था मकबूल बाकिर साहब का। या अफरीदी साहब ने एक सवाल किया कि ये बताएं कि जब अटॉर्नी जनरल ने जवाब जमा कराया सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने, तो वो जवाब उन्होंने सदर पाकिस्तान को दिखाकर उनकी मंजूरी से जमा कराया या खुद से जमा कराया। ये भी कहना था या अफरीदी साहब का कि ये बताएं कि जो समरी है वो कहाँ पे है, जो सदर के सामने रखी गई थी, वो क्या चीज़ें थी जो सदर के सामने रखी गई थी, जिसके बाद सदर साहब ने माइंड अप्लाई करके इस नतीजे पर पहुंचे कि मुझे ये रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेजना चाहिए। और ये भी कहा या अफरीदी साहब ने, और फिर मंसूर अली शाह साहब ने कहा जब उन्होंने दरमियान में एक सवाल किया तो वही सवाल था फेक न्यूज़ वाला, और उस पर जब फ़रोग नसीम साहब ने कहा जी मैं आपका जवाब देता हूँ, तो मंसूर अली शाह साहब ने कहा रियली आप जवाब दे रहे हैं? उन्होंने कहा जी बिल्कुल। तो उन्होंने कहा ये पहली मरतबा होगी कि आप मेरे किसी सवाल का जवाब दे रहे हैं, वरना आप सिर्फ तारीफ़ करते हैं, आप हमारे सवालात का जवाब नहीं देते। और एक पूरी लिस्ट है मेरे सवालों की जिनका जवाब अभी तक मुझे नहीं मिला। मुझे ARU का भी अभी तक जवाब नहीं मिला कि ARU ने और कितने पब्लिक ऑफिस होल्डर्स के खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ किया, कितनी आम जो शिकायत थी आम लोगों की उसको जो है वो उन्होंने प्रोसीड किया। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने ये कहा कि आप ये बताएंगे आप कितना वक्त लेंगे, उन्होंने कहा 2 दिन। और जो मंसूर अली शाह साहब थे उन्होंने कहा मैथमेटिक्स के मुताबिक मुझे तो नहीं लगता 2 दिन में आप इंक्लूड करेंगे। और फिर उमर रज़ा बंदियाल साहब ने भी कहा कि आपका ट्रैक रिकॉर्ड ये नहीं बताता कि आप 2 दिन में इस मामले को कंक्लूड करेंगे। तो अब बाकी जिन सवालात के ऊपर उन्होंने जवाब देना है, उन्होंने दलाइल देने हैं, वो मैं नेक्स्ट 2-3 वीडियोज़ में आपको बताता हूँ। समाअत का अहवाल और बहुत सारी चीज़ें जो कि इसमें कही गई हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।